रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड, आधुनिक रॉकेट विद्या का अग्रदूत। जैसा कि एक अमेरिकी विमान चालक चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग ने कहा था कि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां सपने और हकीकत आपस में बदलते रहते हैं। कल का सपना आज की उम्मीद में बदलता जाता है और यही उम्मीद आने वाले कल की हकीकत होगी। यदि अतीत में यह संभव हुआ था और भविष्य में भी ऐसा ही होगा, तो ऐसा रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड जैसे काल्पनिक और स्वप्नद्रष्टा के कारण ही होगा। 1920 में गोडार्ड की इस असंभव अवधारणा के लिए कि रॉकेट अंतरिक्ष के शून्य में विचरण कर सकता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी। 16 मार्च 1926 को गोडार्ड ने दुनिया का पहला तरल ईंधन रॉकेट प्रक्षेपित किया। पहले चंद्र अभियान के लिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के रवाना होने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्वर्गीय गोडार्ड के प्रति सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। गोडार्ड एक महान भौतिकविद थे। आविष्कार के लिए उनमें अद्वितीय प्रतिभा थी। गोडार्ड ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रक्षेपास्त्रों और अंतरिक्ष उड़ान की संभावनाओं को महसूस करने के साथ साथ उन्हें व्यावहारिक धरातल पर लाने में प्रत्यक्ष योगदान भी दिया। गोडार्ड ने रूस के कॉन्स्टेंटिन एडुआर्डोविच सियोलकोवस्की तथा जर्मनी के हेरमन ओबर्थ के साथ अंतरिक्ष के अन्वेषण की पूर्व कल्पना की। गोडार्ड ने विश्व के पहले तरल ईंधन रॉकेट, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रारंभिक रॉकेट तथा प्रथम व्यावहारिक स्वचालित स्टीयरिंग उपकरण का डिजाइन और निर्माण किया। रॉकेट क्रिया के सामान्य सिद्धांत का विकास करने वालों में से गोडार्ड पहले व्यक्ति थे। गोडार्ड ने आज की लंबी दूरी वाले रॉकेटों, प्रक्षेपास्त्रों, भू उपग्रहों और अंतरिक्ष उड़ान के लिए तकनीकी बुनियाद रखी। रॉकेट क्रिया के सामान्य सिद्धांत को सबसे पहले विकसित करने और निर्वात में यानी वैक्यूम में रॉकेट प्रोजेक्शन की कार्यक्षमता को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने वालों में से भी वे एक थे। बहुस्तरीय रॉकेटों के विचार पर 1914 में अमेरिकी पेटेंट प्राप्त करने वाले गोडार्ड पहले व्यक्ति थे। उन्होंने उसी वर्ष रॉकेट में इस्तेमाल किए जाने वाले तरल ईंधन के लिए भी पेटेंट प्राप्त किया। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने रॉकेटों और अंतरिक्ष यात्रा संबंधी अपने विचारों पर 88 पेटेंट प्राप्त किए। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी शोध टिप्पणियों और डायरियों में दर्ज रॉकेट संबंधी विचारों के लिए 131 पेटेंट प्रदान किए गए। गोडार्ड के जीवन काल के दौरान अमेरिकी सरकार ने उनके कार्यों में कम ही रुचि दिखाई थी। निधन के बाद ही गोडार्ड को उनके उन अग्रगामी कार्यों के लिए उचित सम्मान दिया गया जिनसे नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित हुए थे। यह गोडार्ड ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम 16 मार्च 1926 को एक तरल ईंधन रॉकेट को विकसित और प्रक्षेपित किया। 1929 में गोडार्ड ने एक रॉकेट उड़ान में एक कैमरे और बैरोमीटर से निर्मित एक वैज्ञानिक पेलोड को पहली बार प्रक्षेपित किया। रॉकेटरी और अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित अनेक वस्तुओं की पहल खोज गोडार्ड द्वारा की गई थी, जैसे रॉकेट ईंधन के लिए उपयुक्त पंप, स्वशीतलक, ऑटो कूलिंग रॉकेट मोटर, परिवर्तनीय उत्प्रेरक रॉकेट मोटर तथा प्रायोगिक रॉकेट प्रक्षेपण उपकरण। अंतरिक्ष उड़ान हेतु रॉकेट के विकास के लिए गोडार्ड का सेलर्जी, एरोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और संरचनात्मक अभियांत्रिकी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त हो गई थी। उन्होंने अधिकतर अकेले ही अपने विचारों का अनुवाद करके उसे यथार्थ में बदल दिया, जो सिर्फ रचनात्मक कल्पना प्रतीत होते थे। प्रायोगिक असफलताएं उनके लिए मूल्यवान नकारात्मक सूचना थी। वे परिणाम चाहते थे, न कि मान्यता। गोडार्ड का जन्म 5 अक्टूबर 1882 को मैसाचुसेट्स स्थित वॉरचेस्टर में हुआ था। 1883 में गोडार्ड के माता-पिता नाहुम डैनफोर्ड गोडार्ड और फैनी गोडार्ड बोस्टन चले गए, जहां उन्हें एक मशीन निर्मित चाकू की दुकान में साझेदारी का प्रस्ताव मिला। बार-बार की बीमारी, फेफड़ों में सूजन के कारण गोडार्ड नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सके। इसके बावजूद गोडार्ड स्कूल में बहुत अच्छे थे। चूंकि उनका कमजोर स्वास्थ्य उन्हें खेलकूद में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए गोडार्ड ने अपना ध्यान पुस्तकों की ओर मोड़ लिया। अपने स्कूल के दिनों से ही उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए लगन विकसित की। यह उनकी अध्ययनशीलता से भी प्रतिबिंबित होता है। जिन पुस्तकों से वे प्रभावित हुए उनमें से कुछ इस प्रकार थी: एलन पो की लूनर डिस्कवरीज,
जोसेफ अटरले की ए वॉयज टू द मून, पर्सी ग्रेग की अक्रॉस द जोडियाक, एडवर्ड एवरेट हेल की द ब्रिक मून, जूलियस वर्न की फ्रॉम द अर्थ टू द मून, H.G. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड और गैरेट पी सर्विसवस की एडिसन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ मार्स। सर जॉन हर्शल की दूरबीन द्वारा देखी गई चंद्र कलाओं से संबंधित बहुचर्चित मून होक्स, जिसके बारे में आलेखों की एक श्रृंखला समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, उसको गोडार्ड ने पढ़ा था। यह प्रसंग उनके जीवन के अस्तित्व पर विश्वास में लोगों की सुभेद्यता को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी से परे के जीवन के अस्तित्व पर विश्वास में लोगों की सुभेद्यता को प्रदर्शित करता है। अपने शुरुआती अध्ययनों से गोडार्ड ने निष्कर्ष निकाला कि अंतरिक्ष यात्रा वास्तविकता बन सकती है यदि एक अंतरिक्ष यान का प्रोजेक्शन कोई काफी दूर तक कर सके और इसकी गति इतनी तीव्र हो कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा कर सके। उन्होंने पूरी गंभीरता से अंतरिक्ष में वस्तु के प्रक्षेपण की दिशा में प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। गोडार्ड ने अपने घर की परछत्ती में एक प्रयोगशाला बनाई और अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लक्ष्य की दिशा में प्रयोग करना आरंभ किया। उनके प्रयोगों ने उनके सामने हमेशा प्रतिरोधी अनचाही समस्याएं उत्पन्न की। उदाहरण के लिए, एक बार जब वे अपने तर्क सिद्ध सिद्धांत की जांच कर रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ऐसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है क्या जो किसी वस्तु को हवा में उठाने के लिए सक्षम हो सके, तो उन्होंने अंत में देखा कि उनकी खिड़कियों के शीशे खड़खड़ाकर टूट गए थे। इस प्रकार उन्होंने सीखा कि यद्यपि उनके तर्क सही थे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण खतरनाक हो सकता है यदि उचित तरीके से इनका रखरखाव नहीं किया जाए। उन्होंने एल्यूमिनियम का गुब्बारा बनाकर मॉन्टगोल्फियर बंधुओं द्वारा 1783 में गर्म हवा वाले गुब्बारे से की गई उड़ान को दोहराने का प्रयास किया। उन्हें अपने प्रारंभिक प्रयोग में सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी शुरुआती असफलताएं या उनके हितैषियों द्वारा ऊटपटांग प्रयोगों पर समय नष्ट करने के खिलाफ दी गई सलाह उन्हें अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोक नहीं पाई। अपने बाद के वर्षों में गोडार्ड ने कहा कि 19 अक्टूबर 1899 को उन्होंने चेरी वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठकर अंतरिक्ष के अन्वेषण के प्रति अपने को समर्पित करने का दृढ़तापूर्वक निर्णय लिया था। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। गोडार्ड का कहना है, यह विशुद्ध सौंदर्य से भरी पूर्णतः रंगीन दोपहरियों में से एक थी, जैसा कि अक्टूबर में न्यू इंग्लैंड में होता है। जब मैंने पूर्व की ओर देखा, तब मैंने यह कल्पना की कि मंगल ग्रह तक जाने को संभव बना सकने वाले यंत्र का निर्माण करना कितना अद्भुत होगा और इसका आकार छोटा करने पर यह कैसा दिखेगा जब यह मेरे पैर के नीचे के धरातल से ऊपर की ओर उड़ेगा। यदि कोई वस्तु एक समतल पट्टी पर तेजी से घूर्णन करती है और उसका ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्सा की अपेक्षा तेजी से घूर्णन करता है, तो उसे ऊपर उठने के लिए उसके शीर्ष के केंद्रीभूत बल के कारण उसे ऊपर उठने के लिए लिफ्ट मिलेगी। जब मैं उस वृक्ष से उतरा, तब मेरी सोच बदल चुकी थी और मुझे अपना अस्तित्व अधिक सुउद्देश्यपूर्ण लगा, और तब से अंतरिक्ष उड़ान के सपने ने गोडार्ड को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने इसे वास्तविकता में नहीं बदल दिया। 1901 में गोडार्ड ने वार्सेस्टर में स्थित साउथ हाई स्कूल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला और उत्साहजनक प्राध्यापक पाकर स्वयं को उल्लासित महसूस किया। रॉकेट बनाने और अंतरिक्ष में यात्रा करने के अपने सपने पर काम करने के साथ साथ गोडार्ड कई अन्य गतिविधियों में भी व्यस्त थे। इस दौरान उन्होंने फ्रेंच का अध्ययन किया, स्कूल के समाचार पत्र का संपादन किया, स्कूल के नाटकों में अभिनय किया, स्कूल के कार्यक्रमों में समूह ज्ञान किया, कक्षा के पियानो वादक बने और जहां कहीं भी अवसर मिला उन्होंने संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। गोडार्ड के लिए विज्ञान की प्रत्येक शाखा महत्वपूर्ण थी एवं प्रकृति की प्रत्येक असाधारण घटना उनके लिए रुचिकर थी। उन्होंने अपनी रोजाना की गतिविधियों का विवरण लिखने की आदत का विकास किया कि उन्होंने आज क्या क्या सोचा और क्या योजना बनाई। 1901 के शुरू में ही उन्होंने द नेविगेशन ऑफ स्पेस शीर्षक से एक आलेख लिखा, जिसे उन्होंने एक विज्ञान पत्रिका को भेजा, पर उसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने अनेक आलेख लिखे, पर उनमें से कभी कोई प्रकाशित नहीं हुआ। गोडार्ड के लिए ऐसा कोई नहीं था जो अंतरिक्ष उड़ान के उनके सपने को गंभीरता से ले सकता और उनके विचारों के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता। उनके अध्यापकों का यह मानना था कि रॉकेटिंग की संपूर्ण धारणा बेतुकी और अव्यावहारिक है और रॉकेट अन्वेषकों के लिए इसमें कोई भविष्य नहीं है। इससे गोडार्ड हतोत्साहित नहीं थे।
उन्होंने बाद में लिखा, यह सपना कभी खत्म नहीं होगा, जबकि तार्किक रूप से मैं स्वयं ही मानता हूं कि यह असंभव है, पर मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे इस दिशा में कार्य करने को प्रेरित करता है। 1904 में गोडार्ड वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से जुड़े। यद्यपि वे सामान्य विज्ञान कार्यक्रम में नामांकित थे, पर उनकी सर्वाधिक रुचि भौतिक फिजिक्स में थी, जहां उन्हें स्पेस यात्रा की कुंजी प्राप्त होने की उम्मीद थी। अंतरिक्ष उड़ान के बारे में उनका पहला आलेख 1907 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था द यूज ऑफ द गैरोस्कोप इन द बैलेंसिंग एंड स्टीयरिंग ऑफ एयरप्लेन्स। उसी वर्ष उनका ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ नेविगेटिंग इंटरप्लेनेटरी स्पेस शीर्षक से लिखा गया पर्चा पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस अस्वीकार के लिए कारण बताते हुए संपादक ने लिखा था, इसके बारे में अनुमान तो रुचिकर है, लेकिन असंभाव्यता इतनी निश्चित है कि यह व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं है। आपने स्पष्ट और अच्छा लिखा है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं, यह विज्ञान की दृष्टि में ठीक नहीं है। 1908 में गोडार्ड वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से उच्च श्रेणी के साथ ग्रेजुएट हुए। वे वॉर्सेस्टर में ही स्थित क्लार्क विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें क्लार्क विद्यालय में शिक्षा दिला सके, और इस प्रकार गोडार्ड ने $850 वार्षिक के वेतन पर वॉर्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अध्यापन की नौकरी स्वीकार कर ली। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में गोडार्ड की गतिविधियां केवल अध्यापन तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने अंतरिक्ष उड़ानों के बारे में अपने विचारों का जोरदार ढंग से अनुसरण किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि न्यूटन का प्रतिक्रिया सिद्धांत, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपण की कुंजी रखता है। उन्होंने रॉकेट प्रोजेक्शन के मूल गणित पर काम करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुस्तरीय या चरणबद्ध रॉकेट के लिए ढांचागत योजना विकसित की। उन्होंने ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ज्वलनशील जेट ईंधन का प्रयोग करते हुए एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। 1909 में उन्होंने क्लार्क विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उस समय क्लार्क के उनके अध्यापकों में थे ए मिचेल्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वीटो वॉल्टेरा और रॉबर्ट विलियम्स वुड। गोडार्ड ने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि 1910 में प्राप्त की और एक वर्ष बाद उन्होंने भौतिकी में अपनी शोध उपाधि के लिए प्रवेश लिया। उनके पीएचडी के पर्यवेक्षक आर्थर जी वेबस्टर थे, जो एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। उनके शोध का विषय था ऑन सम पिक्यूलरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय पाउडर एंड अ फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस। उनके पीएचडी शोध का प्रबंध का विषय उनकी पसंद का नहीं था। वैसे तो अपने कार्यों के आधार पर वे रेडियो के नए क्षेत्र में अपना करियर बना सकते थे, जैसा कि उनके अध्यापकों ने उन्हें सुझाया था। पीएचडी के बाद उन्होंने क्लार्क में कुछ वर्ष और व्यतीत किए, ताकि वे न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय और मिसौरी विश्वविद्यालय से लाभदायी नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त कर सकें। सितंबर 1912 में गोडार्ड न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन विश्वविद्यालय से जुड़ गए, जहां उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर काम करने के लिए 1 साल की शोध फेलोशिप का प्रस्ताव दिया गया। यद्यपि प्रिंसटन में वे दिन में डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सपेरिमेंट पर कार्य करते थे, लेकिन रात में उन्होंने रॉकेट प्रोजेक्शन के अपने सिद्धांत पर कार्य जारी रखा। वह अपने कार्य को लेकर इतने उत्साही और मग्न थे कि प्रायः वे पूरी रात कार्य करते हुए बिता देते थे। उनका कमजोर स्वास्थ्य लंबे समय तक कठिन परिश्रम को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने दोनों फेफड़ों में तपेदिक टीबी विकसित कर लिया और वह प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उनके कार्य की समाप्ति का समय था। उन्हें कुछ सप्ताहों के लिए पूरी तरह आराम करने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन जब उन्हें एक दिन में 1 घंटे के लिए कार्य करने की अनुमति दी गई, तो गोडार्ड ने 1 महीने के भीतर रॉकेट प्रोजेक्शन के तात्विक को शामिल करने वाले 2 अमेरिकी पेटेंटों के लिए सामग्री प्रस्तुत कर दी। बहुआवेशित ठोस प्रोजेक्शन रॉकेट के लिए योजनाएं, लिक्विड प्रोजेक्शन रॉकेट, बहुस्तरीय रॉकेट, रॉकेट के ज्वलन कंबशन चैम्बर में फ्यूल भेजने की टेक्निक और गैसों के निर्गमन के लिए नियंत्रण हेतु एक निर्गम नोजल। वास्तव में, जैसा गोडार्ड ने भी कहा, कि ये पेटेंट यथासंभव काफी निकट से उस प्रश्न का जवाब देते हैं कि गोडार्ड रॉकेट क्या है। सितंबर 1914 में गोडार्ड फिजिक्स के अंशकालिक अनुदेशक के रूप में क्लार्क विश्वविद्यालय से जुड़े। कक्षाओं के उपरांत गोडार्ड अपना शेष सारा समय रॉकेट नोदन पर, रॉकेट प्रोजेक्शन पर, अपने शोध प्रबंध की प्रायोगिक जांच पर कर रहे थे। गोडार्ड अकेले ही कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता की कंपनी के मैकेनिकों की सहायता से अपने स्वयं के उपकरण बनाए। एक स्थानीय औद्योगिक प्रयोगशाला के स्वामी ने उन्हें
इनकार करना कठिन पाया और उनके लिए बारूद मिश्रण का परीक्षण किया। किंतु अपने अनुसंधानों के लिए गोडार्ड में अपना सीमित कोष बढ़ाने की सामर्थ्य न थी। उन्हें कहीं और से फाइनेंशियल हेल्प जुटाना जरूरी हो गया था। पहली वित्तीय सहायता उन्हें 1846 में वाशिंगटन डीसी में स्थापित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से प्राप्त हुई, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। यह इंस्टीट्यूट लोगों में ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए स्थापित हुआ था। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के तत्कालीन सचिव चार्ल्स डी वॉलकॉट द्वारा यह पूछे जाने पर कि उच्च स्तरीय रॉकेट की कीमत क्या होगी, गोडार्ड ने लिखा, मेरा यह सोचना है कि $5000 से कम लागत में 1 वर्ष में से कम में इसे बनाया जाना संभव है। अति उच्च स्तर तक पहुंचने की पद्धति के विकास से संबंधित उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 8 जनवरी 1917 को कार्य आरंभ करने के लिए $1000 की अग्रिम सहायता के चेक के साथ स्वीकृति पत्र गोडार्ड को प्राप्त हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ, तब अमेरिकी सेना के सिग्नल कोर ने गोडार्ड से युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रॉकेट का विकास करने के लिए कहा। गोडार्ड ने अपनी प्रयोगशाला कैलिफोर्निया के पेसाडेना में स्थित माउंट विल्सन प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर ली। 7 नवंबर 1918 को गोडार्ड ने एक लंबी दूरी के बम वर्षक रॉकेट और आधुनिक बजूका के प्रारंभिक रूप वाले एक हल्के वजन के प्रक्षेपण रॉकेट को प्रदर्शित किया। लेकिन गोडार्ड के इस सफलतापूर्वक प्रदर्शन के मात्र 4 दिन के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और अमेरिकी सेना ने गोडार्ड के इन युद्ध रॉकेटों के निर्माण को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा। अतः गोडार्ड वापस वार्सेस्टर लौटे और क्लार्क विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में अपना कार्य पुनः आरंभ किया। 1916 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट को कोष प्रदान करने से संबंधित गोडार्ड द्वारा जमा किया गया आवेदन रॉकेट की दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उनका यह प्रस्ताव और बाद में उनके द्वारा किए गए अन्य शोध और कार्यों को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट द्वारा 1920 में प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक था अ मेथड ऑफ रीचिंग एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। आज इस दस्तावेज को रॉकेटों की दुनिया की एक बुनियादी रचना माना जाता है। हालांकि इसके प्रकाशन के समय गोडार्ड को सार्वजनिक रूप से उपेक्षा झेलनी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाचार पत्रों ने चांद तक रॉकेट के उड़ान से संबंधित गोडार्ड के वैज्ञानिक प्रस्ताव के अंतिम खंड, जिसका शीर्षक गोडार्ड की पुस्तक में अनंत ऊंचाई तक 1 पाउंड को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम घनत्व का परिकलन था, इसी को ही प्रचारित किया था। इस खंड में गोडार्ड ने यह कल्पना की थी कि एक दिन चांद तक रॉकेट को भेजना संभव हो सकेगा। उन्होंने चांद पर एक रॉकेट के पहुंचने और वहां आगमन के समय उड़ने वाले कणों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी। 1920 में इस तरह का विचार एक दीवानापन और असमंजसपूर्ण था। 16 मार्च 1936 को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने गोडार्ड की रिपोर्ट को लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट डेवलपमेंट शीर्षक से प्रकाशित किया। 1919 से गोडार्ड द्वारा किए गए प्रयोगों का संक्षिप्त विवरण इस रिपोर्ट में था, जो यह स्पष्ट करता है कि तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल रॉकेट के निर्माण और प्रक्षेपण करने वाले प्रथम व्यक्ति गोडार्ड थे। गोडार्ड ने तरल ईंधन प्रयुक्त करने वाले प्रथम रॉकेट का निर्माण और परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। मौलिक रॉकेट गोडार्ड की चाची एफी के मैसाचुसेट्स के ऑबर्न स्थित फार्म से उड़ा था, जो 41 फीट ऊपर गया और 184 फीट दूर बर्फ में गिरकर नष्ट हो गया था। इस उड़ान में 2.5 सेकंड लगे थे। हालांकि यह प्रयोग बेहद शैशवावस्था में था, लेकिन 16 मार्च 1926 को ऑबर्न मैसाचुसेट्स से उड़े गोडार्ड के रॉकेट की उड़ान की तुलना इतिहास में वर्णित किटी हॉक के राइट बंधुओं के साथ की गई। यद्यपि राइट बंधुओं के मामले की तरह ही गोडार्ड का रॉकेट भी सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने में असफल रहा। अपने शोध एवं प्रशिक्षण के लिए उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई। उन्हें नाम मात्र की सहायता सिर्फ स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन और डेनियल गुगनहिम फाउंडेशन से ही प्राप्त हुई। उन्हें क्लार्क विश्वविद्यालय के वार्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से अनुपस्थित रहने की अनुमति भी प्राप्त हुई थी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गोडार्ड ने लोगों का ध्यान सर्वप्रथम 1907 में आकर्षित किया, जब वार्सेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के फिजिक्स के तहखाने में रॉकेट प्रज्वलन से धुएं का बादल उत्पन्न हुआ था। सौभाग्यवश विद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें निलंबित नहीं किया था। गोडार्ड के समर्पित कार्य के जीवन काल का यह आरंभ था। 16 मार्च 1926 को गोडार्ड की ऐतिहासिक उड़ान की तुरंत ही कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। वास्तव में लगभग 1 दशक तक आम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। गोडार्ड भी यह नहीं चाहते थे कि जब तक कोई उल्लेखनीय
परिणाम नहीं प्राप्त हो जाए, लोगों को इसकी जानकारी हो। फलस्वरूप 16 मार्च 1926 को गोडार्ड द्वारा की गई उड़ान के तुरंत बाद आधुनिक रॉकेटों के विकास का द्वार नहीं खुला। गोडार्ड के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी से अनभिज्ञ अन्य रॉकेट सिद्धांतवादी और प्रयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से अपने अपने रॉकेटों के विकास में लगे रहे। वास्तव में यह विश्वास किया जाता है कि एक रूसी स्कूल अध्यापक सियोलकोवस्की को प्रतिक्रिया सिद्धांत की समझ 1883 में ही हो गई थी, परंतु उन्हें इन सिद्धांतों के परीक्षण का कोई साधन नहीं उपलब्ध था। यद्यपि 1919 तक वे रॉकेट प्रोजेक्शन और अंतरिक्ष उड़ानों के सैद्धांतिक पहलुओं पर कार्य करते रहे। उन्होंने अपने लेखों में बहुस्तरीय रॉकेट और ईंधन के रूप में तरल नाइट्रोजन और तरल ऑक्सीजन के प्रयोग का विवरण दिया है। सियोलकोवस्की ने 1935 में अपनी मृत्यु तक अपने सैद्धांतिक अनुसंधान को जारी रखा। रॉकेट विद्या और अंतरिक्ष यानिकी के क्षेत्र में एक अन्य महान अग्रणी वैज्ञानिक थे। हंगरी में जन्मे जर्मन भौतिकविद हर्मन ओबर्थ। ओबर्थ जर्मनी के सबसे अग्रणी रॉकेट विद्या विशेषज्ञ बने। उनके छात्रों और अनुयायियों में वार्नर ब्राउन और विले ले जैसे वैज्ञानिक थे। गोडार्ड की मृत्यु 10 अगस्त 1945 को हुई। 1951 में नासा ने घोषित किया कि रॉकेटों के क्षेत्र में डॉक्टर रॉबर्ट एच गोडार्ड के कार्य सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य प्रारंभिक कार्य हैं और गोडार्ड के 200 पेटेंटों को प्रयोग में लाने का अधिकार हाल ही में $10 लाख में हासिल किया गया है, जिसमें रॉकेटों के क्षेत्र में मौलिक आविष्कार, निर्देशित प्रक्षेपास्त्र और अंतरिक्ष खोज शामिल है। गोडार्ड की स्मृति में एक वृहद विज्ञान प्रयोगशाला नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना 1 मई 1959 को मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में की गई। प्रतिनिधि सभा में पारित एक विधेयक के अनुसार अमेरिका में 16 मार्च को गोडार्ड के प्रति राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोडार्ड ने कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके विकास की तुलना उस युग के बराबर है जिसमें विमान का विकास हुआ था। यह एक कल्पना का विषय है कि हम रॉकेटों और जेट प्लेनों की गति से कितनी दूर जा सकते हैं। मैं सोचता हूं कि यह कहना उचित होगा कि अभी आपने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड। उनके मित्र सुजाने एम क्वायल इन्होंने कहा, रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड से बेहतर और कोई नहीं जानता कि सफर कितना दूर था या यह यात्रा किसी को कितनी जल्दी तय करनी चाहिए थी। अज्ञात विश्व के लिए मानवीय खोज की दिशा में उनके द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। उनकी स्मृति प्रत्येक रॉकेट के साथ ऊंची उठती जाती थी। उनकी प्रेरणा तारों को छूती थी। और जो रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन एडुआर्डोविच सियोलकोवस्की ने कहा कि पृथ्वी मानव जाति का पालना है, कोई हमेशा के लिए पालने में नहीं रह सकता। रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड की सपने देखने की क्षमता और उनकी हिम्मत को सलाम है।